गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हम्म आज की दुनिया में ना एक बहुत ही आम धारणा बन गई है कि डेटा हर जगह मौजूद है। हम जो भी करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो या कोई सफर या फिर सिर्फ इंटरनेट ब्राउज करना, हर गतिविधि एक डिजिटल निशान छोड़ती है। हाँ, बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि बिना सही प्रबंधन के ये सारा डेटा केवल एक शोर है, एक ऐसा नॉइज जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता। सही कहा। तो आज के इस विस्तृत अध्ययन में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे बड़ी संस्थाएं इस अथाह डेटा के समंदर में डूबने से बचती हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जी, और इस चर्चा का मुख्य मिशन भी यही है। सुनने वालों के लिए यह समझना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स यानी एमआईएस कच्चे डेटा को एक रणनीतिक ताकत और स्पष्ट जानकारी में बदलता है। बिल्कुल। और इस सैद्धांतिक ढांचे को केवल किताबी बातों तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इस पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए स्रोत सामग्री में एक बेहद व्यवहारिक और विशाल उदाहरण का उपयोग किया गया है, भारतीय रेलवे का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम IRMIS कहेंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जटिल रेल नेटवर्क्स में से एक है। रोजाना करोड़ों यात्री सफर करते हैं, लाखों टन माल की ढुलाई होती है। इतने बड़े स्तर पर डेटा का प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इस प्रक्रिया के सबसे पहले और बुनियादी कार्य से शुरुआत करते हैं। डेटा संग्रह और प्रसंस्करण, मतलब डेटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग। स्रोत के अनुसार MIS अलग अलग स्रोतों से भारी मात्रा में कच्चा डेटा इकट्ठा करता है। देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कच्चा डेटा असल में होता क्या है। MIS लगातार ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स, अलग अलग डेटाबेस और बाहरी सेंसरों से डेटा खींचता रहता है। लेकिन ये डेटा अपने मूल रूप में किसी भी मैनेजर के लिए उपयोगी नहीं होता। इसे प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस करने से आपका मतलब है कि उसे एक सही रूप देना? एग्जैक्टली। अगर हम भारतीय रेलवे के परिप्रेक्ष्य में देखें तो IRMIS हर दिन टिकटिंग सिस्टम से आने वाले करोड़ों अनुरोधों, GPS ट्रैकर से आने वाली ट्रेनों की रियल टाइम लोकेशन और माल ढुलाई के डेटा को लगातार निगलता रहता है। ये स्केल इतना बड़ा है कि सामान्य सिस्टम तो इसमें क्रैश ही हो जाएं। इस प्रक्रिया को अगर हम रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो ये कच्चा डेटा बिल्कुल जमीन से निकाले गए कच्चे तेल की तरह है। जब तक तेल रिफाइनरी में जाके प्रोसेस नहीं होता, तब तक ना तो उससे हवाई जहाज उड़ सकता है और ना ही गाड़ियां चल सकती हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। रेलवे के मामले में रिफाइनरी का काम MIS करता है। एक अधिकारी को ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि किस स्टेशन से कितने लोगों ने किस नाम से टिकट खरीदा। उसे ये जानना है कि किस रूट पर मांग अचानक बढ़ गई है। हाँ, तो MIS उस कच्चे तेल को यानी बिखरी हुई बिक्री को एक तरह के एविएशन फ्यूल में बदल देता है, जिससे यात्री, यातायात और राजस्व के रुझान स्पष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल।
जब IRMIS की ये रिफाइनरी काम करती है तो वो डेटा को एक संदर्भ देती है। वो देखती है कि अगर एक विशेष इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कोयले की लोडिंग का डेटा लगातार आ रहा है तो उसका सीधा असर मालगाड़ियों के नेटवर्क पर क्या पड़ेगा। तो जब हमारे पास ये रिफाइंड जानकारी आ जाती है तो एक नई चुनौती खड़ी होती है। इतनी सारी जानकारी को सिर्फ रखना काफी नहीं है, उसे इस तरह से सहेजना होता है कि वो तुरंत काम आ सके। यहीं पर स्रोत का दूसरा बिंदु आता है, सूचना का भंडारण और पुनर्प्राप्ति। सही बात है। किसी भी विशाल संगठन में सबसे बड़ी समस्या जानकारी का न होना नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही व्यक्ति तक उस जानकारी का न पहुंच पाना होती है। MIS इसे एक सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था में ले आता है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो बड़ी संस्थाओं में जानकारी अलग अलग जोन या विभागों की फाइलों में कैद रहती थी। हाँ, लेकिन आज के दौर में अगर कोई डेटाबेस इतना धीमा है कि जानकारी निकालने में ही घंटों लग जाएं, तो उस जानकारी का रणनीतिक महत्व खत्म हो जाता है। IRMIS के मामले में रेलवे का डेटा अब अलग अलग जोन्स के सर्वरों में अलग थलग नहीं पड़ा रहता। पर यहाँ एक तकनीकी चुनौती भी तो है। हम लाखों यूजर्स की बात कर रहे हैं जो एक ही समय पर IRCTC पर ट्रेन खोज रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही उन हजारों स्टेशन मास्टर्स और कंट्रोल रूम्स की भी जो सिस्टम को लगातार अपडेट कर रहे हैं। MIS को यह सुनिश्चित करना होता है कि दिल्ली में बैठा एक शीर्ष रेलवे अधिकारी जब केरल में चल रही किसी मालगाड़ी की रियल टाइम लोकेशन देखना चाहे तो सिस्टम उसे तुरंत जानकारी दे। हाँ, ये तो सच में कमाल है। मतलब बिना किसी रुकावट के वो जानकारी सेकंडों में स्क्रीन पर आ जाती है। और यही MIS की आर्किटेक्चरल सफलता है। जब डेटा व्यवस्थित तरीके से स्टोर होता है तो रेलवे अधिकारी बिना किसी लेटेंसी के रियल टाइम में ट्रेन शेड्यूल और बुकिंग स्टेटस निकाल सकते हैं। ये गति ही आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता देती है। अब तक हमने देखा कि सिस्टम डेटा इकट्ठा करता है, प्रोसेस करता है और स्टोर करता है, लेकिन जानकारी को सिर्फ देखना ही काफी नहीं है। नहीं, इसका विश्लेषण करना पड़ता है, जो हमें तीसरे कार्य की ओर ले जाता है, सूचना विश्लेषण और रिपोर्टिंग। हाँ, क्योंकि जानकारी का होना एक बात है, लेकिन उस जानकारी का मतलब क्या है, ये समझना पूरी तरह से अलग बात है। यहीं पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPI का रोल आता है। तो MIS डेटा का गहराई से विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सी चीजें कुशल तरीके से काम कर रही हैं और कहाँ ऑपरेशनल रुकावटें आ रही हैं। रेलवे के मामले में इसके पैमाने क्या होंगे? शायद समय की पाबंदी और ऑक्यूपेंसी रेट। बिल्कुल, IRMIS इस विश्लेषण को बहुत सूक्ष्म स्तर पर करता है। मान लीजिए कि कोई खास एक्सप्रेस ट्रेन किसी एक स्टेशन पर आकर लगातार लेट हो रही है। बिना MIS के अधिकारी शायद सिर्फ ये मान लें कि बस ट्रेन लेट है। हाँ, अक्सर यही माना जाता है। लेकिन MIS जब डेटा का विश्लेषण करता है तो वो पैटर्न को पकड़ता है। वो दिखा सकता है कि ट्रेन असल में लेट नहीं चल रही थी, बल्कि उस खास स्टेशन के सिग्नलिंग सिस्टम में बार बार खराबी आ रही है, या फिर किसी मालगाड़ी की वजह से रोजाना ट्रैफिक जैम लग रहा है। इसका मतलब है कि MIS केवल बीमारी के लक्षण नहीं बता रहा, वो सीधे बीमारी की जड़ तक पहुंचने में मदद कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जब समस्याओं का इतनी गहराई से विश्लेषण हो जाता है तो अगला कदम उन्हें सुलझाने का होता है, जो कि हमें चौथे बिंदु पर लाता है, निर्णय समर्थन या डिसीजन सपोर्ट। MIS प्रबंधकों को डैशबोर्ड और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे उन्नत उपकरण प्रदान करता है। ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट है। इसका मतलब है भविष्य की भविष्यवाणी करना ऐतिहासिक और वर्तमान डेटा का उपयोग करके। सही कहा। मैनेजरों को केवल डेटा की स्प्रेडशीट नहीं थमाई जाती, उन्हें डायनामिक डैशबोर्ड दिए जाते हैं जो अलग अलग परिदृश्यों का सिमुलेशन कर सकते हैं। IRMIS का ऑपरेशनल डैशबोर्ड किसी आधुनिक विमान के कॉकपिट जैसा होता है, जहां पूरी मशीनरी का स्वास्थ्य एक नजर में स्पष्ट होता है। लेकिन मेरी एक उलझन है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स ऐतिहासिक डेटा पर बहुत निर्भर करता है। अगर कोई पूरी तरह से अप्रत्याशित घटना हो जाए, जैसे अचानक मौसम का खराब होना या ट्रैक का बह जाना, तो क्या सिस्टम खुद को एडजस्ट कर पाता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। आधुनिक MIS केवल ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर नहीं रहते, वे रियल टाइम डेटा फीड को ऐतिहासिक मॉडल्स के साथ जोड़ते हैं। अगर कोई घटना होती है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट जनरेट करता है और वैकल्पिक रूट सुझाता है। और सामान्य परिस्थितियों में भी, जैसे दिवाली या छठ पूजा की भीड़ के समय, तो ये सिस्टम महीनों पहले ही बता देता होगा कि किन रूट्स पर मांग अधिक होगी। बिल्कुल, इसी के आधार पर अधिकारी ये निर्णय लेते हैं कि विशेष ट्रेनें कब और कहां चलानी है।
ये निर्णय हवा में नहीं बल्कि ठोस सांख्यिकी समर्थन के साथ लिए जाते हैं। ये देखना वाकई अद्भुत है कि तकनीक निर्णय लेने की प्रक्रिया को कितना वस्तुनिष्ठ बना देती है। अब एक संस्थागत चुनौती की बात करते हैं, साइलोज का बनना। बड़ी संस्थाओं में अक्सर विभाग अपनी अपनी दुनिया में काम करते हैं। स्रोत का 5वां बिंदु है समन्वय और संचार। बड़े संगठनों में साइलोज का होना एक ऑपरेशनल दुष्स्वप्न होता है। काम का दोहराव होता है, संसाधन बर्बाद होते हैं। MIS एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन विभागीय दीवारों को तोड़ देता है। ये एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाता है। अगर हम इसे रेलवे के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस विभागों के बीच के तनाव के नजरिए से देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। ऑपरेशंस विभाग चाहता है कि ज्यादा ट्रेनें चलें, जबकि मेंटेनेंस विभाग को ट्रैक की मरम्मत के लिए वो रूट खाली चाहिए होता है। सटीक उदाहरण, बिना MIS के ये समन्वय कागजी आदेशों और फोन कॉल्स पर निर्भर करता, जिसमें मानवीय भूल की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। हाँ, और उससे बहुत बड़ी अव्यवस्था या दुर्घटना भी हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन IRMIS के जरिए जब मेंटेनेंस विभाग सिस्टम में किसी ट्रैक पर ब्लॉक डालता है, तो ऑपरेशंस, टिकटिंग और सिग्नलिंग विभाग को तुरंत एक ही प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी मिल जाती है। सब कुछ एक सिंक्रोनाइज्ड टीम की तरह काम करता है। रोजमर्रा के इस शानदार समन्वय के बाद हमें थोड़ा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। MIS का छठा कार्य है रणनीतिक योजना। अब तक हमने आज और कल की समस्याओं की बात की, लेकिन सफल प्रबंधन अगले दशक के बारे में सोचता है। रणनीतिक योजना किसी भी संस्था के दीर्घकालिक विकास के लिए ऑक्सीजन की तरह है। भारतीय रेलवे जैसे विशाल संगठन को केवल आज की भीड़ नहीं देखनी है, उन्हें यह देखना है कि प्रतिस्पर्धा कहां से आ रही है। क्या लोग एक्सप्रेसवे का उपयोग कर रहे हैं या बजट एयरलाइंस की तरफ जा रहे हैं? इसका मतलब है कि जब रेलवे ये तय करती है कि उसे नए AC कोच बनाने हैं या हाई स्पीड वंदे भारत जैसी ट्रेनें लानी हैं या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना है, तो ये अचानक लिया गया फैसला नहीं होता। 100%। ये MIS द्वारा दिखाया गया वर्षों का डेटा का परिणाम होता है। जब डेटा बताता है कि लोगों की क्रय शक्ति और आराम की मांग बढ़ रही है, तो इन इनसाइट्स के आधार पर ही अरबों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड को मंजूरी मिलती है। ये पूरी तरह से डेटा संचालित दूरदर्शिता है। ये सचमुच शतरंज के खेल में अगले 10 कदम पहले से सोचकर रखने जैसा है। अब हम स्रोत सामग्री के 7वें और अंतिम मुख्य बिंदु पर आते हैं, संसाधन प्रबंधन। दुनिया की किसी भी संस्था के पास असीमित संसाधन नहीं होते। पैसा, मशीनरी और मानव संसाधन सब सीमित हैं। ये शायद MIS का सबसे अधिक लाभ देने वाला पहलू है। IRMIS के परिप्रेक्ष्य में रेलवे के सबसे बड़ा संसाधन उनके लोकोमोटिव, उनका ट्रैक नेटवर्क और उनकी विशाल जनशक्ति है। इन तीनों का सही आवंटन एक बहुत बड़ी गणितीय पहेली है। बिल्कुल, एक इंजन का यार्ड में बिना काम के खड़ा रहना या किसी ट्रेन क्रू का शिफ्ट खत्म होने के बाद गलत स्टेशन पर फंस जाना, ये सब एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल नुकसान है। और यहीं पर MIS जादू करता है। सिस्टम रियल टाइम डेटा का उपयोग करके लोकोमोटिव टर्न अराउंड समय को कम करता है। यह क्रू रोस्टरिंग को इस तरह से ऑप्टिमाइज करता है कि स्टाफ के काम के घंटे नियमों के भीतर रहें और उन्हें सही समय पर सही स्टेशन पर ड्यूटी मिले। और मालगाड़ियों के खाली डिब्बों को वापस सही जगह भेजना भी तो इसी का हिस्सा है, ताकि ट्रैक का बेवजह इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल, डेटा के आधार पर किए गए इस सटीक आवंटन से लागत में भारी कमी आती है। जब मशीनरी और मानव संसाधन दोनों का इष्टतम उपयोग होता है, तो पूरा नेटवर्क बहुत कुशलता से चलता है। इस पूरे विस्तृत अध्ययन से गुजरने के बाद अगर हम मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो एक बात साफ हो जाती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम केवल तारों और सर्वरों का ढांचा नहीं है, ये किसी भी आधुनिक संस्था का सक्रिय दिमाग है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये लाखों स्रोतों से आ रहे अव्यवस्थित शोर को ग्रहण करता है, उसे प्रोसेस करता है, पैटर्न खोजता है और सबसे सटीक निर्णय लेने में प्रबंधकों का मार्गदर्शन करता है। भारतीय रेलवे का उदाहरण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इतने विशाल और जटिल नेटवर्क को बिना एक मजबूत सूचना प्रणाली के चलाना मानवीय रूप से असंभव है। यह अध्ययन हमें डेटा विज्ञान और कुशल प्रबंधन के एक बहुत ही रोमांचक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल, डेटा ही वो शक्ति है जो संस्था को अंधेरे में तीर चलाने के बजाय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद एक बहुत ही उत्तेजक और शायद थोड़ा बेचैन करने वाला विचार भी मन में आता है,
जिस गति से ये सिस्टम विकसित हो रहे हैं, अगर IRMIs जैसी प्रणालियां भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके भविष्य की मांग और संसाधनों की इतनी सटीक भविष्यवाणी कर सकती हैं, और अगर मशीन लर्निंग और AI के एकीकरण से ये सिस्टम लगातार खुद ब खुद सीखते जा रहे हैं, तो क्या भविष्य में ये संभव है कि ये सूचना प्रणालियां इतनी अधिक उन्नत हो जाएं कि वे मानवीय प्रबंधकों के बिना ही पूरी तरह से स्वायत्त रूप से एक पूरे नेटवर्क को चलाने का निर्णय लेने लगे? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, जहां एल्गोरिथम ही ये तय करे कि कौन सी ट्रेन कब चलेगी और निवेश कहां किया जाएगा, बिना किसी मानवीय मुहर के। क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां निर्णय लेने वाली मेज पर डेटा और सिस्टम ही सबसे बड़े बॉस बन जाएंगे और इंसान केवल उन एल्गोरिदम्स की निगरानी करने वाले बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीक के भविष्य और हमारी अपनी मानवीय भूमिका पर सोचने को मजबूर कर देता है। आइए इस गहन चर्चा को आज इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं।